हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजफुल में। तो जैसा कि आज हमारा है 19 नवंबर, तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है आप सभी का। तो 19 नवंबर के पहले और दूसरे शिफ्ट के लगभग मैं सभी क्वेश्चंस को लेकर आप सभी के बीच में आ गया हूँ एक भारी भरकम टेक्स्ट के साथ। तो आइए आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक और थोड़ा महसूस करिए आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो मैं अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ एकदम रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है सभी जो एग्ज़ाम में आए हुए थे आज, ठीक है? तो यहाँ पे आप एकदम रियल यानी जो सेम टू सेम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे, उनसे आप परिचित होने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है? कि वीडियो कैसी लगी है, क्या कमी है, क्या और इसमें इम्प्रूव करनी चाहिए हमको, ठीक है? और जिनका एग्ज़ाम है हो चुका था, वो ज़रूर इसमें कमेंट करेंगे जिससे सभी भाइयों को हमारे ऊपर भरोसा हो सके, ठीक है? चलिए, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान महावीर ने किस आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग किया था? तो बात हुई थी कि महावीर भगवान जी अपना गृहस्थ जीवन कब त्याग किया था? तो उन्होंने ये 30 वर्ष की आयु में अपना गृहस्थ जीवन को त्याग कर दिया था। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को हम एकदम डिटेल में जानने वाले हैं, जिससे जिन भाइयों का एग्जाम आने वाली शिफ्टों में होने वाला है, उनको भी एक बेहतरीन तरीके से फायदा हो जाएगा। चलिए, आइए जान लेते हैं। तो वह ग्रातिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख थे। कौन? तो भगवान महावीर और जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म पूछ लेगा तो वैशाली के पास एक कुंड ग्राम है, क्षत्रिय माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशला के घर पर हुआ था, यानी कि उनकी माता का नाम त्रिशला था और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और बात कर लेते हैं थोड़ा बिंबिसार भगवान वर्धमान महावीर के समकालीन थे, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आगे बात कर लेते हैं, 30 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए और 12 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। चलिए आगे बात करते हैं, उनकी तपस्या में 13वें वर्ष में उन्हें कैवल्य ज्ञान नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसको भी याद रखिएगा, 13 वर्ष की आयु की जब थे हो तो कैवल्य ज्ञान नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको, ठीक है? चलिए, और थोड़ा-सा हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। तो पहले इसके तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल, ठीक है? दूसरे अजीतानाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था आपका गज, ठीक है? तीसरा में आपके तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिसका आपका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और जो महावीर भगवान थे, इनका प्रतीक चिन्ह था आपका सिंह, सिंह मतलब शेर, ठीक है? जो कि 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे। चलिए, आगे बात करते हैं यहाँ पे अगले एक शानदार क्वेश्चन के बारे में। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन-सा संवैधानिक प्रावधान ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है? तो ये जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो समवर्ती सूची है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है या बनाया गया है, ठीक है? चलिए और बात कर लेते हैं, इसके अलावा कौन-कौन सा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? तो व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, वाणिज्य एवं समागम संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में प्रयुक्त भाषा को भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह, इसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है, तो ये किस देश में स्थित है? जो चाबहार बंदरगाह है, इसका निर्माण देश में कराया जा रहा है, तो अब पूछा जा रहा है कि वो कौन सा देश है, ठीक है? आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। भारत इस रणनीतिक बंदरगाह विकास कर रहा है ताकि वह ईरान, अफगानिस्तान और
मध्य एशिया तक पहुंच सके। ठीक है, इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ईरान विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं साथ ही साथ हम अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे वाडा, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपसे पूछा एग्जाम में। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय स्थित है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आइए, तो वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 1999 में खिलाड़ियों की डोपिंग को रोकने के लिए की गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे 1999 को। और इसका मुख्यालय के बारे में आपको बता चुके हैं, कनाडा में स्थित है। और मेन बात यहाँ पे ये है कि जो भारत में है वाडा, भारत में होता है नाडा, इसे कहते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं। नाडा भारत सरकार की युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो देश की डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा का स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुआ था दोस्त। ठीक है, चलिए याद रखेंगे 24 नवंबर 2005 को हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा, जून 2025 में भारत में 2 नए रामसर साइट्स शामिल किए गए हैं, वे किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपके राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जून 2025 में भारत में नए वेटलैंड्स, एक है आपका फलोदी जो कि राजस्थान में है, और उदयपुर राजस्थान में, 2 अंतर्राष्ट्रीय महत्व के तहत रामसर साइट्स के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है दोनों। ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो आइस हॉकी मैदान की बाउंड्री को क्या कहा जाता है? तो जो आइस हॉकी होता है उसकी जो मैदान की बाउंड्री होती है उसको बोर्ड्स कहा जाता है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा एकदम सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ज्योतिष और गणितज्ञ कौन थे? तो ये लल्लाचार्य थे। तो टाइमिंग पूरा नहीं हुई है, आइए इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो लल्लाचार्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम जानेंगे अन्य प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी जैसे आर्यभट्ट और बराहमिहिर। ठीक है, 6ठी शताब्दी या उससे पहले के थे ये लोग। ठीक है, याद रखेंगे इन दोनों को भी, आर्यभट्ट और बराहमिहिर को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक की बात हो रही है। तो नंद वंश का संस्थापक था महाप्रभु नंद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो बात करेंगे महाप्रभु नंद के बारे में, जिन्होंने उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए उन्हें भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। उन्होंने लगभग 3451 ईसा पूर्व में शासन करना शुरू किया था। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। और अंतिम शासक जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो था घनानू, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। ठीक है, तो इसको हराकर आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था घनानू को। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है, या अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हमारी काफ़ी मेहनत के बाद सारे क्वेश्चन इकट्ठा होते हैं, इसके बाद आप सभी के बीच में वीडियो जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। रत्न और पत्थरों के अध्ययन को
कहा जाता है? तो जो रत्न और पत्थरों का अध्ययन होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको जेमोलॉजी यानी कि रत्न विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा होगा क्वेश्चन सागर नीति। जो सागर पॉलिसी है इसका संबंध किससे है? तो सागर पॉलिसी का संबंध समुद्री सुरक्षा व क्षेत्रीय विकास से है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक ई वेस्ट उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है? तो ई वेस्ट उत्पन्न करने वाला सबसे अधिक वो कौन सा शहर है? तो है मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली दूसरे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता आईबीसी का नया नाम क्या है? तो भारतीय दंड संहिता जो है इसका नया नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए, भारतीय दंड संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023 है। यह कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे ये डेट को, 1 जुलाई 2024। ठीक है, इसने 1860 की भारतीय दंड संहिता की जगह ली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे और जानते हैं इसके बारे में। यह नया कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। BNS 2023 में कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं और कई पुराने अपराधियों के लिए सजा में बदलाव भी किया गया है। इस संहिता ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। और बात करते हैं थोड़ा, तो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में 20 अध्यायों के तहत 358 धाराएं हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 358 धाराओं को। ठीक है, 20 अध्यायों के तहत 358 धाराएं अभी तक हैं। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो बात हुई थी यहाँ पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो यहाँ पे भारत की रैंक थी 151 नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। और जान लीजिए जो इसको जारी करने वाला कौन है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर RSF द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, 180 देशों में भारत को 151 देश 151वां स्थान मिला है। और ये भी अगर बात करें कि 2024 में यहाँ पे कौन सा स्थान था? ये 159वां स्थान था 2024 में। ठीक है, चलिए और जो 2025 में सबसे आगे कौन है? तो है नॉर्वे। याद रखेंगे। ठीक है, नॉर्वे अभी प्रथम स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, और दिल्ली को कब लूटा था? आइए जानते हैं इसके बारे में। यह ईरान के अपसरीद राजवंश के संस्थापक और ईरानी इतिहास के सबसे शक्तिशाली ईरानी शासकों में से एक था। इसका जन्म 22 नवंबर 1688 को दरगाज सफा ईरान में हुआ था। तो 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उसने करनाल के युद्ध में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 1739 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए तो आइए बात कर लेते हैं आगे। पहिया किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहिया भूमिगत और उत्तोलन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि पहिया और धुरी नामक सरल मशीन का एक रूप होता है। तो इसके ऑप्शन ठीक से नहीं मिल पाए तो आपको हर तरह से जानकारी देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ तक हो सकेगा उतना मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश में विश्व वेटलैंड दिवस 2025 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पार्वती आरना रेमसर साइट गोंडा में आयोजित
किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलिए, तो विश्व वेटलैंड दिवस 2025 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 2 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश की गोंडा जिले में स्थित पार्वती आरगा रामसर साइट्स पर आयोजित किया गया था। ठीक है, रामसर ये अभी गलत हुआ, रामसर साइट पर आयोजित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ। 2036 तक भारत में शहरी आबादी की कुल जनसंख्या का लगभग कितना हिस्सा होगी? तो एग्जैक्ट क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं मिले थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, यानी कि ऑप्शन को लेकर। तो जिस हिसाब से ऑप्शन दिया होगा उसी हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है 39 से 40% के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। गुप्त काल में मुख्यतः किन देवताओं की पूजा की जाती थी? तो जो गुप्त काल था उसमें मुख्यतः यानी कि मूल रूप से कौन से देवता की पूजा किया जाता था? वहाँ पे ब्रह्मा और विष्णु की पूजा किया जाता था दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम हमारा सही आंसर होने वाला है। और बात करेंगे गुप्त काल के बारे में, तो गुप्त काल में लोग मुख्य रूप से विष्णु और शिव की पूजा करते थे। गुप्त शासक स्वयं वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य का अंतिम मान्यता प्राप्त शासक था जिसका शासनकाल 540 से 585 ईस्वी तक था। ठीक है, और वहीं भी अगर बात करें कि अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस शहर को बसाया था? तो बात हो रही थी कि सवाई जय सिंह ने किस शहर को बसाया था, तो उन्होंने जयपुर शहर को बसाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमेर के राजा राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना किया था। ठीक है, 1727। किस राजपूत वंश ने मुगल सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो इस जो सिसोदिया वंश था ये मुगल सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। भारत में किस नदी बेसिन में सबसे अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो जो दामोदर नदी की बेसिन है यहाँ पे सबसे अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि इसके बाद, तो महानदी और सोन नदी, गोदावरी और वर्धा बेसिन में सबसे अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। यानी कि दूसरे पे महानदी है, तीसरे पे सोन, चौथे पे गोदावरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए न्यूनतम राशि क्या है? जो हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम है, यानी कि इसको हम एनपीएस कहते हैं, इसमें न्यूनतम राशि क्या है? और ये जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो एनपीएस के टायर 1 खाते में प्रवेश के लिए न्यूनतम राशि 500 है, और खाते को सक्रिय रखने के लिए मतलब खाते को, ये थोड़ा टाइमिंग गलत हो गया है तो आप लोग एडजस्ट करेंगे। खाते को सक्रिय रखने के लिए प्रति वर्ष 1000 का न्यूनतम योगदान करना होगा। ये खाते के लिए शुरुआती योगदान 250 रुपये है और वार्षिक योगदान की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जैसा ऑप्शन दिया होगा वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रॉकेट रॉकेट लॉन्चिंग में न्यूटन के गति किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रॉकेट रॉकेट जब लॉन्च होता है तो वहाँ पे न्यूटन के तृतीय नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जल उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो जो जल उत्सव है ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो जो जल उत्सव है मुख्य रूप से नीति आयोग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो
सेकंड तो जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर का आयोजन किया जाता है। विशेष रूप से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से यह उत्तम जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 8वीं शताब्दी में केरल में किसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि जो 8वीं शताब्दी है उसमें केरल में जन्म किसका हुआ था। तो ये आदि शंकराचार्य जी का 8वीं शताब्दी में केरल में ये जन्म थे। ठीक है, चलिए अगला है शक्तिशाली मुगल शासकों में अंतिम शासक कौन था। तो आपसे पूछा था इसमें कि शक्तिशाली मुगल शासकों में अंतिम शासक कौन था, ना कि ये पूछा था कि मुगल वंश का अंतिम शासक। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, तो ऐसे पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, तो आप लोगों ने बहादुर शाह जफर लगा के आए होंगे, तो जो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी पूछा है शक्तिशाली मुगल शासक। ठीक है, चलिए तो ऐसी गलती नहीं करेंगे आपसे भी, उम्मीद करते हैं ऐसा हम आपसे। चलिए, राई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कि किस राज्य का लोक नृत्य है राई। तो ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, इसके कलाकार बेदिया समुदाय की महिलाएं हैं। ठीक है, जिन्हें बेदिनी भी कहा जाता है। या और कब मनाया जाता है, तो विवाह और जन्म उत्सव और अन्य शुभ अवसरों पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। भारत शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस प्राचीन महाकाव्य में किया गया था। तो जो भारत शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले, तो ये ऋग्वेद में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसके जन्म का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ इसे भारतवर्ष के लिए प्रयोग किया गया था। चलिए, बाद में यही नाम महाभारत में भारतवर्ष के रूप में विस्तारित हुआ, परंतु सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में ही पाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 8वीं शताब्दी का कैलाश मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि 8वीं शताब्दी का कैलाश मंदिर है कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में छत्रपति संभाजी नगर में स्थित एलोरा की गुफाओं का हिस्सा है। ठीक है, यह 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, को कब लागू किया गया था। तो ये का 1 अप्रैल 2025 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से राजस्व व्यय में क्या शामिल होता है। तो जो कथन दिया गया था आपको, सरकारी कर्मचारी का वेतन, सरकारी कर्मचारी का पेंशन, तो यहाँ पे ये दोनों शामिल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 30 जून 2025 को राजेश कुमार मीरा को किस राज्य का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये कि महाराष्ट्र का इनको सचिव नियुक्त किया गया है राजेश कुमार मीरा जी को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन के बारे में। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया है। तो नामित किसे किया है, सर्गियो कोर को। ठीक है, तो अमेरिका ने इन्हें अपना राजदूत नामित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आपसे भी ऐसे ही डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए।